मित्रों नमस्कार। आज तारीख 15 मई है और साल वही। मैं बीते दिन की एक रिकॉर्डिंग के बारे में के हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा मुखातिब होना चाहता हूँ। कल जब हम गालिब की बात कर रहे थे तो उसमें ज़िक्र आया ज़ौक़ साहब का भी और उस्ताद दाग का भी और बहुत सारे शायरों का, और ज़फ़र के ज़माने का ज़िक्र आया। कुछ ज़माने में कौन कौन से बहुत ही अच्छे शायर, उच्च कोटि के शायर उस वक्त ज़फ़र के आसपास रहते थे। उसमें एक सबसे बड़ी थोड़ी सी भूल भी हो गई थी, उसका भी मैं थोड़ा सा कर दूं। बेहतर होता है, क्योंकि जब भी आप कोई इतिहास बयान करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा बन जाता है दस्तावेज़ी। तो दस्तावेज़ी हिस्सा ये है मित्रों, मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा। ख़ुद को दुरुस्त करना बेहतर होता है, कई बार बड़ा फ़ख्र भी होता है, इससे बंदे के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। उस्ताद ज़ौक़, इब्राहिम ज़ौक़ दरअसल में शहनशाह के जो घोषित उस्ताद थे वो उस्ताद ज़ौक़ थे, और गालिब का भी एहतराम इतना था, गालिब का और उसके और समकालीन शायरों का एहतराम इतना था कि बादशाह सलामत ने, बहादुर शाह ज़फ़र ने सबको उनके रुतबे के मुताबिक किसी न किसी एजाज़ से नवाजा था। मसलन मिर्ज़ा गालिब को अपने बेटे की उसको उर्दू पढ़ाने और पर्शियन पढ़ाने के लिए एक उस्ताद डिक्लेयर कर दिया था। अपने पारिवारिक सर्कल में, अपने भीतरी जो एक दायरा था, उस दायरे में उन्होंने बड़ी एक बाइज़्ज़त जगह गालिब के लिए बना ली थी, और यही बाकी सभी शायरों के बारे में था। मोमिन की भी बहुत कदर करते थे बादशाह, दाग साहब की बड़ी कदर करते थे। तो ये आसपास जितने भी लोग थे, बादशाह सबसे काफ़ी ज़्यादा उनके असर में थे और उनकी सबकी तारीफ़ करते थे, सबकी इज़्ज़त भी करते थे। लेकिन ये हकीकत यही है कि जो शाही रुतबा था उस्ताद का, वो इब्राहिम ज़ौक़ साहब के पास था। मित्रों, उस वक्त उस्तादी क्या होती थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्ताद को दो चीज़ें ख़ास मिला करती थी। एक तो 4 रुपए महीने का वजीफ़ा। अब 4 रुपए महीने के वजीफ़े पे हम हंस भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त बात 4 रुपए की नहीं होती थी, बात होती थी एक रुतबे की, कि शाही उस्ताद हैं, ये एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। और दूसरा ये था कि उनको किसी भी वक्त बिना इजाज़त लाल किले में प्रवेश की छूट थी। ये छूट बाकी शायरों तक नहीं थी, बाकी शायरों को एक बाकायदा गुजारिश करनी पड़ती थी, उनकी गुजारिश कबूल की जाती थी फ़ौरन, क्योंकि बादशाह सलामत अदीबों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसिडरेट थे। उनको ये लगता था कि अदीब कोई भी उनके दर से कोई ऐसी शक्ल में ना जाए कि वो हताश होकर जाए या निराश होकर जाए, या वो उसको लगे कि उसके साथ अदब से मेरा सरकारी अमला पेश नहीं आया। तो ये सिलसिला बहुत ज़्यादा गालिब और ज़ौक़ का जो था, वो सिलसिला बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा। बहुत सारे लतीफ़े भी बने। लतीफ़े हकीकत पर मुनस्सर थे, ऐसा नहीं था कि वो हकीकत से दूर थे। 2 बार ऐसा हुआ जब बादशाह सलामत के सामने दोनों शायरों के, दोनों बड़े शायरों के जो मतभेद थे, आपसी अनबन थी, वो उभर कर आई। पहला था एक बार कि ज़ौक़ ने शिकायत की कि साहब आज मेरी पालकी आ रही थी, आपने याद फरमाया था, और आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं जो ही किले की ओर मैं आगे बढ़ा तो रास्ते में मिर्ज़ा एक किसी दुकान पे बैठे थे, तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे मिसरा पढ़ दिया है कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, और बड़ी बुलंद आवाज़ में पढ़ा, लोगों ने भी सुना। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मुझे अपनी तो कोई ऐसी बात नहीं है बादशाह सलामत, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आपकी शान में भी गुस्ताखी है। आप ज़रा इस बात को समझिए कि ये गलत है, और मिर्ज़ा से कहिए कि कम से कम सरेआम ऐसी बातें ना किया करें। उनको भी लगा, शहनशाह को भी, मिर्ज़ा को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मिर्ज़ा बड़ा बाअदब और बाखलूस आदमी है, और वो समझता है तहज़ीब के जो तौर तरीके होते हैं उनसे वो नावाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने ख़ुद मिर्ज़ा को बुला भेजा, पेश होने का हुक्म दिया। मिर्ज़ा आए, और मिर्ज़ा से बादशाह ने यही कहा कि मिर्ज़ा, मुझे तो लगता है कि मुझे अब भी यकीन है इस बात का कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ऐसा कोई मिसरा पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो बड़े हर चीज़ को समझते हैं।
जो शाही अदब है उसका भी आपको एहतराम हमेशा रहता है। आपने कभी ऐसी कोई आप पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाना अपने आप में एक गुस्ताखी है। मुझे मालूम है कि आप ये नहीं कह सकते। ये माजरा क्या है? उस्ताद को तकलीफ़ पहुंची है और मैं समझता हूँ ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसका आप कोई ना कोई इसका हल निकालिए। ये गलत है, ये इसको महसूस कीजिए आप। मिर्ज़ा एकदम से हंसे भी थोड़ा सा कि बादशाह सलामत, कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी आप सोच कैसे सकते हैं? आपने सोचा नहीं, बड़ा अच्छा किया। और आप वाकई आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं कभी भी आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर सकता हूँ, कोई ऐसी हरकत कर सकता हूँ। दिक्कत ये है कि उस्ताद ज़ौक़ को मैं पसंद नहीं हूँ और इन्होंने मेरा पहला मिसरा सुना और उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ गए। इन्होंने दूसरा मिसरा सुना ही नहीं। बादशाह समझ तो गए कि गालिब बहुत तेज़ है, तेज़ तर्रार हैं और जल्दी से काबू में नहीं आने वाले। तो उन्होंने भी हंस के कहा, अच्छा पूरा मिसरा आप कर दीजिए, बता दीजिए, शायद इसी बात से मेरे उस्ताद की जो है वो तसल्ली हो जाए, उनको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उनकी शान में गुस्ताखी हुई हो। तो गालिब ने कहा, साहब मैंने पूरा शेर ये कहा था कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। तो मैंने ये मिसरा बोला तो ये अपने आप पर लागू इन्होंने कर लिया और ये जल्दी से आपकी ओर चल गए। पूरा मिसरा इन्होंने सुना नहीं और पूरा शेर हुजूर ये था कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मैं तो अपने बारे में कह रहा था कि मैं नाचीज़ हूँ। इन्होंने पूरी बात सुनी होती तो शायद आपको शिकायत ना करते। और मुझे अफसोस ये है कि इन्होंने बिना पूरा शेर सुने एक अदबी तौर तरीके जो हैं उनके मुताबिक अपना बर्ताव नहीं किया। बहरहाल अगर उनको तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी खासगार हूँ माफ़ी का। तो ज़ौक़ भी हंस पड़े, बादशाह सलामत भी हंस पड़े और बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन ये अनबन अंदर से कभी ख़त्म नहीं हुई। अब ज़फ़र के बेटे की शादी थी। उस वक्त मित्रों एक बहुत बड़ा रिवाज हुआ करता था सेहरा बंदी का, सेहरा पढ़ने का। और ये रिवाज बाद में हिंदू परिवारों में भी आया, शिक्षा पढ़नी, सेहरा पढ़ना, कि जब दूल्हा जब भी वो बारात के लिए बारात लेके जाता है तो उसकी शान में उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए सेहरे पढ़े जाते हैं और सेहरों के बाद बहुत कुछ आगे चलता है। लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क यह आ जाता है कि जिस दिन इनकी बेटे की शादी थी, ज़फ़र के बहादुर शाह ज़फ़र साहब के बेटे की शादी थी, उस दिन इत्तफ़ाक़ से ये हुआ कि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि उस्ताद ज़ौक़ जो है वो सेहरा पढ़ेंगे। ये तयशुदा एक नॉर्म होता था, एक नियम होता था, एक तौर तरीका यही था। लेकिन उस्ताद ज़ौक़ ने उस दिन माफ़ी मांग ली थी कि आज मेरी तबीयत बेहद नासाज है और मैं घर से चल भी नहीं पा रहा और मैं किस तरह से सेहरा पढ़ूँगा और उसकी एक शान में गुस्ताखी ना हो जाए शहज़ादे की, इसलिए मुझे माज़रत चाहिए और मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा, मैं हाज़िर नहीं हो पाऊँगा। अब ज़ीनत बेगम जो बादशाह ज़फ़र की, बहादुर शाह ज़फ़र की जो बेगम थी सबसे छोटी, जिनके बेटे की शादी थी, उन्होंने फिर ये काम गालिब के सुपुर्द कर दिया कि वो भी गालिब से काफ़ी हमेशा ही प्रभावित रहती थी। उन्होंने गालिब से कहा कि मिर्ज़ा वो तो नहीं आ रहे, उस्ताद ज़ौक़ नहीं आ पा रहे, तो आप एक अच्छा सा सेहरा आप लिखिएगा और आप सेहरा पढ़िए। आज ये पूरा का पूरी जो रस्म अदायगी है ये आपकी तरफ से होनी चाहिए। अब मित्रों गालिब कोई मौका नहीं चूकते थे जिसमें वो ज़ौक़ को थोड़ा सा नुक्ताचीनी ना करें या उसको चूंटी ना काटें या उनसे छेड़छाड़ ना करें, इसके बिना वो रह नहीं सकते थे। तो गालिब ने जब सेहरा पढ़ा, सेहरे का जो मक्ता था वो ये था कि हम सुखन फ़हम हैं गालिब के तरफ़दार नहीं, कि हम सुखन फ़हम हैं गालिब के तरफ़दार नहीं, देखें कह दे कोई इस सेहरे से बेहतर सेहरा। अब ये मक्ता था, पहले उन्होंने शान में बड़ी कसीदे पढ़े, बहुत कुछ किया दूल्हे की शान में, तो ये बात, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ़ बादशाह सलामत को फिर हुई कि यार ये इस मौके पे तो कम से कम इसको छेड़छाड़ से बास आना चाहिए था। अब उस महफ़िल में आ गए थे ज़ौक़ भी, लेकिन वो सेहरा तैयार नहीं कर पाए थे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं उस दिन सेहरा नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरी तबीयत नासाज है।
तो उस वक्त फिर बादशाह सलामत ने कहा कि ये मक्ता जो है इसमें थोड़ा सा, अगर उस्ताद ज़ौक़ आपकी क्या राय है। तो उस्ताद ज़ौक़ ने अपना उस मक्ते को तब्दील करते हुए अपनी जो थी वो पुरानी आदत उनकी भी थी हावी होने की, उन्होंने वो पूरी कर दी। तो इस तरह से मित्रों इनमें एक दोस्ताना ताल्लुक़ भी थे, एक दूसरे के बारे में एक कदर भी थी, एक दूसरे की शायरी की भी। जैसे मोमिन के बारे में गालिब ने फरमा दिया था ना कि तुम्हारा एक शेर मुझे दे दो, सारा ब्याज तुम्हें दिया। उसी तरह से वो ज़ौक़ का एहतराम तो करते थे, लेकिन एहतराम के साथ साथ एक छेड़छाड़ अनबन आपस में और वो चली जाती थी। गालिब को कहीं ना कहीं एहसास रहता था कि जो मेरा रुतबा है वो ज़ौक़ से अदब के मामले में, शायरी के मामले में कहीं ऊंचा है, और मेरे से कम रुतबे वाले को शाही उस्ताद घोषित कर देना वो ठीक नहीं है। तो ये मित्रों बहुत दिलचस्प बातें हैं जिनका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी था कि अगर आपको इसकी डिटेल में जाना हो और विवरण पढ़ना हो तो डेलरिम्पल की एक पुस्तक आई थी द वाइट मुग़ल, उसमें इस सेहरा बंदी और इस सारे इंसिडेंट को पूरी तरह से रिपोर्ट किया गया है। और ये बड़े दिलचस्प चीज़ें हैं मित्रों, उस वक्त की बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं जिनको दोहरा लेना अच्छा लगता है। शुक्रिया दोस्तों, अब कल फिर एक नए एपिसोड के साथ।